आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। अपने ऑफिस में राकेश को देखकर कमल चौंक पड़ा। राकेश उसके कॉलेज का एक मित्र था। कुछ महीनों पूर्व ही उसका स्थानांतरण उसी शहर में हुआ था। तब कमल ने ही अपनी कॉलोनी में उसे किराए का एक मकान दिलवाने में मदद की थी। राकेश की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उसके गजब के ठाठ बांट थे। कमल की तरह उसे भागते दौड़ते सुबह सुबह ऑफिस के लिए नहीं निकलना पड़ता था। राकेश ने बताया कि वो किसी काम से उधर आया था, तो सोचा कि उससे मिलते चले। हालांकि दोनों एक ही की कॉलोनी में रहते थे, किंतु कमल के काम के अधिकाधिक दबाव होने के कारण उनकी हफ्तों मुलाकात नहीं हो पाती थी। कोरोना के लॉकडाउन ने सभी व्यवसायों को प्रभावित किया था। कोरोना के कारण बहुत से लोगों की नौकरी चली गई थी और जो बचे थे उन्हें अनियमित या आधे वेतन पर गुजारा करना पड़ रहा था। कमल उन किस्मत वाले बदकिस्मतों में शामिल था जिसकी नौकरी तो नहीं गई थी, पर उसकी तनख्वाह भी आधी हो गई थी। बहुत से लोगों की नौकरी चली जाने के कारण जो बच गए थे उन पर काम का बोझ बढ़ गया। चूंकि लंच टाइम हो गया था, इसलिए कमल ने सोचा कि राकेश के साथ कैंटीन में कॉफी पीते हुए बातचीत की जाए। उसने गौर किया कि बातचीत के दौरान राकेश काफी असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी विषय विशेष पर बात करना चाह रहा था, किंतु खुलकर कह नहीं पा रहा था। कमल, ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ बोलना चाह रहा है? राकेश, हम कमल। तो बोलना राकेश, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बोलूं? कमल, हम दोनों इतने पुराने मित्र हैं, हमारे बीच कैसी झिझक? राकेश, बात ही कुछ ऐसी है कि ना तो मैं बोलने के लिए घर आ पा रहा था और ना ही फोन पर बोल पा रहा था। अब कमल की बेचैनी बढ़ने लगी थी। बार बार पूछने पर राकेश ने बोला, राकेश, दरअसल मैं भाभी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया दोगे। कमल आश्चर्य से, जया के बारे में? राकेश को जया के बारे में ऐसा क्या बोलना था कि वो इतना झिझक रहा है? राकेश, वैसे तो किसी भी इंसान को दूसरे की गृहस्थी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पर चूंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें यह बताना मेरा फर्ज है। कमल की बेचैनी बढ़े जा रही थी। कुछ तो था कि जो राकेश ऐसी गोल गोल बातें कर रहा था, जिसको आज चाहकर भी वो कह नहीं पा रहा था। राकेश, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातें गंभीरता से सुनोगे। पुराना मित्र होने के नाते बताना मेरा दायित्व। तुम मेरी कसम खाओ कि बिना गहराई से बात को पता करें तुम तीक्ष्ण प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्ट नहीं दोगे। कमल हाथ जोड़ डांच कर, ठीक है, मैं कसम खाता हूं। अब तो बता दे मेरे बाप। कमल के कसम खाने के बाद आखिरकार राकेश ने सारी बातें खुलकर उसे बता दी। राकेश, पिछले कुछ दिनों से भाभी की गतिविधियां कुछ सही नहीं लग रही हैं। तुम ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हो, जबकि मैं काफी देर से ऑफिस के लिए निकलता हूं। तुम्हारे ऑफिस और बेटे के स्कूल निकलने के बाद मैंने अक्सर उनको 2-3 घंटों के लिए बाहर जाते देखा है। क्या तुम यह सब जानते हो? सच तो ये था कि कमल वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसका सिर चकरा रहा था कि राकेश ये क्या कह रहा है। कमल को इस बात पर शांति से विचार करने का ढाढ़स बंधा बनाकर राकेश ने उससे विदा ली। राकेश की बातों ने कमल को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रहकर राकेश की कहीं बातें उसके मस्तिष्क पर चोट कर रही थीं। कमल जब कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, तब जया को पहली बार उसने कॉलेज के वार्षिकोत्सव में नृत्य करते देखा था। वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी नैसर्गिक थी। उसे दोस्तों से पता चला कि वह प्रथम वर्ष की छात्रा है, तथा उसकी खूबसूरती से अभिभूत होकर कॉलेज के ज्यादातर लड़के उसकी एक झलक पाने तो तरसते थे। उसकी झलक पाने के लिए तरसने वालों में राकेश भी शामिल था। एक बार तो राकेश ने साहस करके बाकी विद्यार्थियों से एक कदम आगे बढ़कर जया के समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव भी रख दिया था। जया ने न केवल उसके प्रस्ताव को नकारा, बल्कि उसको सबके बीच में बुरी तरह से फटकार भी दिया था। राकेश को उस दिन बहुत बुरा लगा था और काफी शर्मिंदगी महसूस हुई थी, पर बाद में उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वार्षिकोत्सव के बाद से कमल भी उसको देखने का बहाना खोजने लगा, मगर कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी एक सहेली स्नेहा कमल के मित्र की बहन थी। स्नेहा से पता चला कि जया के पिताजी एक कृषक थे तथा उनका स्वर्गवास काफी समय पहले हो चुका था। उनके घर का भरण पोषण उसकी मां सिलाई का काम करके करती थी। उन लोगों की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय थी।
जया को पढ़ने में बहुत लगन थी। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन लाइब्रेरी में कमल ने उसको तनावग्रस्त अवस्था में बैठे देखा। चाहकर भी वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने स्नेहा को कॉल करके अपने पास बुलाया और उसको साथ लेकर वह जया के पास जाकर बैठ गया। स्नेहा ने दोनों का परिचय कराया। कमल के बार बार पूछने पर जया की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उसने बताया कि आज कॉलेज की फीस भरने का अंतिम दिन है। उसे बच्चों की ट्यूशन फीस मिलने में विलंब हो गया है, जिसके कारण वह कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही थी। वैसे कमल भी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, किंतु उसका दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने उसके कॉलेज की फीस जमा करा दी। 2 दिन बाद जया उसको खोजते हुए कैंटीन आई और उसके द्वारा दिए गए फीस के पैसे वापस कर दिए। जब वह जाने लगी तब कमल ने उसको कॉफी पीने का ऑफर दिया। चूंकि वह उसके एहसान तले दबी हुई थी, इसलिए वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाई। वह बातचीत में कमल के स्वभाव से काफी प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ने लगी। राकेश भी दिल ही दिल में जया को चाहता था। ये बात साफ साफ उसकी आंखों में देखी जा। तुम ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हो, जबकि मैं काफी देर से ऑफिस के लिए निकलता हूं। तुम्हारे ऑफिस और बेटे के स्कूल निकलने के बाद मैंने अक्सर उनको 2-3 घंटों के लिए बाहर जाते देखा है। क्या तुम यह सब जानते हो? सच तो ये था कि कमल वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसका सिर चकरा रहा था कि राकेश ये क्या कह रहा है। कमल को इस बात पर शांति से विचार करने का ढाढ़स बंधा बनाकर राकेश ने उससे विदा ली। राकेश की बातों ने कमल को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रहकर राकेश की कई बातें उसके मस्तिष्क पर चोट कर रही थीं। कमल जब कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, तब जया को पहली बार उसने कॉलेज के वार्षिकोत्सव में नृत्य करते देखा था। वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी नैसर्गिक थी। उसे दोस्तों से पता चला कि वह प्रथम वर्ष की छात्रा है तथा उसकी खूबसूरती से अभिभूत होकर कॉलेज के ज्यादातर लड़के उसकी एक झलक पाने तो तरसते थे। उसकी झलक पाने के लिए तरसने वालों में राकेश भी शामिल था। एक बार तो राकेश ने साहस करके बाकी विद्यार्थियों से एक कदम आगे बढ़कर जया के समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव भी रख दिया था। जया ने न केवल उसके प्रस्ताव को नकारा, बल्कि उसको सबके बीच में बुरी तरह से फटकार भी दिया था। राकेश को उस दिन भौंकती थी, पर उसने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं था। शायद राकेश को लगाई गई फटकार वो भूल नहीं पाया था। चूंकि उसने समय पर जया की मदद की थी, इसलिए जया उसकी बहुत इज्जत करने लगी थी। हो सकता है उसके दिल के किसी कोने में प्रेम भी पनप रहा हो, किंतु उसने कभी उसको स्वीकारा नहीं था। हालांकि दोनों मिलने का बहाना कभी भी नहीं खोते थे। जया की कमल के प्रति बढ़ती नज़दीकियां राकेश को चुभती थीं, पर कमल उसका घनिष्ठ मित्र था, इसलिए वो इस बात को किसी से कह भी नहीं पाता था। किन परिस्थितियों में कमल और जया विवाह के सूत्र में बंधे? क्या राकेश अपनी बेइज्जती को अब तक नहीं भूल पाया था? क्या राकेश सच कहकर गया था, या राकेश उनके रिश्ते में दरार डालना चाह रहा था? धीरे धीरे जया और कमल की मुलाकातें बढ़ने लगीं। मुलाकातें कब प्रेम में बदल गईं, पता ही नहीं चला। अपनी पढ़ाई पूरी करके कमल ने छोटी सी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी। अब उनकी मुलाकातें रोज नहीं हो पाती थीं। फिर भी रविवार को मिलने का मौका वो दोनों नहीं छोड़ते थे। समय समय पर कमल उसकी आर्थिक मदद भी कर दिया करता था। जया भी कमल को दिलों जान से चाहती थी। उसके साथ होने पर कमल को एक अलग तरह की खुशी का एहसास होता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी करना चाहती थी, किंतु कमल शीघ्र शादी के बंधन में बंधना चाहता था। जया के लिए कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। बेरोजगार, शराबी, जुआरी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे ही लोगों के प्रस्ताव उनके पास आ रहे थे। अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए जया की मां एक दिव्यांग लड़के से विवाह पर अंतिम विचार करने लगी थीं। हालांकि वो उनको पसंद नहीं आया था, पर अपनी गरीबी के हाथों वो लाचार थी। कमल ने उससे विवाह की बात अपने घर में छेड़ दी, पर जया चूंकि गरीब घर की थी, इसलिए कमल के घरवालों को उनका रिश्ता स्वीकार नहीं था। आखिरकार बेटे की जिद के आगे वो झुक गए। जया की मां को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई। वो इतना अच्छा रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने सामर्थ्य अनुरूप दान दहेज की व्यवस्था करके दोनों की शादी जल्दी ही करवा दी। साल अंदर ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। उसके बाद तो जया को अपने कैरियर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं। उनका बेटा अब 8वीं में आ गया था। समय के साथ साथ दोनों का प्रेम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। जया ऐसा कोई भी काम नहीं करती थी जो कमल को ना पसंद हो। उसका हर आदेश जया के लिए पत्थर की लकीर होता था। चूंकि जया गृहिणी थी, इसलिए अपने परिवार को पूरा समय देती थी।
उनका प्रेम सबके लिए मिसाल था। वह जया द्वारा धोखा दिए जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथ ही साथ राकेश के द्वारा कही गई बातों की अनदेखी भी नहीं कर पा रहा था। बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, यह बात कमल भली भांति जानता था। आज घर नहीं जाना है क्या? जब यह बात उसके एक सहयोगी ने उसके कंधे पर रखकर कही, तब वह अपने इस उधेड़बुन के इस सागर से बाहर निकला। पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। आज उसने ऑफिस में कोई काम नहीं किया था। बुझे मन से वह घर लौट गया। जया, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कमल, ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। एक कप चाय दे दो। चाय पीने के बाद अपने मन को हल्का करने के लिए कमल टीवी देखने बैठ गया। किंतु संजोग देखो कि टीवी पर भी पत्नी की बेवफाई पर फिल्म दिखा रहा था। राकेश के द्वारा कही गई बातें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। जल्दी खाना खाकर वह अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। कहते हैं ना कि यह शक का कीड़ा एक बार जब किसी के दिमाग में घुस जाता है तब वह निकलता ही नहीं। पहले जहां उसको जया की सब बातों में खूबसूरती और वफा दिखती थी, अब उसकी हर एक बात उसके अंदर शक पैदा कर रही थी। जया सो चुकी थी, किंतु नींद कमल की आंखों से कोसों दूर थी। पुराने घटनाक्रम उसके दृष्टिपटल पर घूमने लगे। लॉकडाउन के दौरान बाबूजी को अचानक कोरोना हो जाने के कारण उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ रहा था। हालांकि कमल की सारी जमा पूंजी उनकी जान बचाने में खर्च हो गई, पर खुशी की बात यह थी कि बाबूजी की जान बच गई थी। बाद में जब ऑफिस पुनः प्रारंभ हुआ तब काफी कर्मचारियों की छंटाई हो गई थी। कमल इस मामले में खुशकिस्मत रहा कि उसकी नौकरी बची रह गई। हालांकि उसका वेतन आधा हो गया था। आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी घर में तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती थी। फिर भी ये परिस्थिति जया को बेवफाई की तरफ ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पहले से खर्च करने की जो आदत लगी हुई थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह चाहकर भी घर के खर्चों की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं कर पा रहा था। हालांकि जया बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं थी, फिर भी आर्थिक तंगी के इस दौर में उसकी छोटी छोटी मांगें भी कमल के हृदय को बेध देती थीं। कभी कभी उसकी मांग पर वो झुंझुला उठता था और ना चाहते हुए भी दोनों के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती थी। पिछले 2-3 महीनों से कमल ने जया में काफी बदलाव महसूस किए थे। पहले उसने इन बदलावों पर गौर नहीं किया था, किंतु राकेश द्वारा ये सारी बातें बताए जाने पर उसने इस बदलाव पर विशेष रूप से विचार किया। जया अब पहले की तरह चीज़ों की बहुत ज्यादा मांग नहीं करती थी, बल्कि वो घर की आवश्यक चीज़ें स्वयं ही खरीद कर ले आती थीं। जबकि हाथ की तंगी की वजह से कमल अब उसको पहले जैसे पैसे नहीं देता था। चूंकि आवश्यक सामान समय पर खरीदा कर घर आ जाते थे, इसलिए कमल ने कभी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी कि वह खरीदा कर कैसे आता है। पर अब यही सब बातें उसे सोचने के लिए मजबूर कर रही थीं कि जया इन सब चीज़ों की व्यवस्था किस माध्यम से कर रही थी। राकेश की बातों ने उसके दिल में शक का एक बीज बो दिया था। दिल ना चाहते हुए भी जया को बेवफा मान रहा था, क्योंकि छुपकर किया जाने वाला कार्य गलत ही होता है। कमल ने सच्चाई का पता लगाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। प्रतिदिन की भांति वह सुबह अपने काम के लिए निकल गया और मोहल्ले के बाहर एक चाय के ठेले पर बैठ गया। वहां बैठकर वह जया के निकलने का इंतजार करने लगा। बैठे बैठे उसने 3-4 कप चाय पी ली थी। उसका दिल बार बार यही मना रहा था कि काश राकेश की कही बात झूठ निकले। पर उसकी सोच को उस समय झटका लगा जब उसने जया को तय समय पर घर से निकलकर आते देखा। सुरक्षित दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगा। आज उसे महसूस हो रहा था कि सामने वाले की नजरों में आए बिना पीछा करना कितना कठिन काम है। एक जगह ट्रैफिक सिग्नल के पास जया ने अचानक अपनी गाड़ी की गति बढ़ा ली और सिग्नल लाल होने के पूर्व अपनी स्कूटी वहां से पार कर ली। कमल को पता नहीं ऐसा क्यों लगा था कि शायद जया ने उसको अपना पीछा करते देख लिया था, इसलिए अपनी स्कूटी की गति बढ़ाकर उससे बचकर भाग गई थी। जया की गाड़ी पार होते ही सिग्नल लाल हो गया। कमल बेचारा सिग्नल में फंस गया। वो मजबूरी में वहीं रुककर जया को जाते हुए देख रहा था। धीरे धीरे जया उसकी नजरों से ओझल होती जा रही थी। उसके लाख चाहने पर भी ट्रैफिक की घड़ी आड़ी तेजी से नहीं भाग रही थी। सिग्नल हरा होते ही उसने में गाड़ी बहुत तेज दौड़ाई, किंतु जया उसको कहीं भी नहीं दिख रही थी। अगले चौराहे पर पहुंचकर उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि जया किस ओर गई होगी। वहां पर रुककर मजबूरी में अपना हाथ मलता रह गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तब उसने अपनी गाड़ी का रुख अपने ऑफिस की तरफ कर लिया। जया को रंगे हाथों पकड़ डिढ़ाने का इतना सुंदर अवसर गंवाने पर उसको अफसोस भी हो रहा था। क्या वास्तव में जया ने कमल को देख लिया था? यदि हां, तो क्या जया अगले दिन भी कर निकलने की हिम्मत कर पाई?
क्या राकेश के बातों में कोई सच्चाई थी, या वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके बीच कलह पैदा करना चाहता था? कमल का आज भी ऑफिस में काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसको बार बार गुस्सा रहा था कि उसकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण वो जया को रंगे हाथों पकड़ ढाने से वंचित रह गया। उसके सहयोगी यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, पर वो किसी से क्या बताता। जैसे तैसे उसने शाम तक का समय पास किया और वो घर लौट गया। उसको डर था कि कहीं जया ने उसको सुबह देख तो नहीं लिया है, इसलिए घर पर जानबूझकर उसने जया से इस संबंध में किसी प्रकार से इशारों में भी कोई बात नहीं करी कि उसको सुबह की बातें याद न आ जाए। वो उसको भ्रम में ही रखना चाहता था ताकि अगले दिन तो उसको रंगे हाथ पकड़ सके। वो ईश्वर से सिर्फ यही मना रहा था कि काश जया ने उसको आज न देखा हो। शाम को चूंकि जया ने उससे ऐसी कोई बात नहीं छेड़ी, तो इससे उसको भी विश्वास हो गया कि जया ने आज उसको सुबह नहीं देखा था। कल की तरह उसे फिर कोई गलती ना हो जाए, इसलिए आज वो पहले से ही ट्रैफिक सिग्नल के उस पार जाकर के एक ठेले के पास रुककर जया का इंतजार करने लगा। इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी नजरें सड़क पर आती जाती हर गाड़ियों पर थीं। पल पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने निर्धारित समय पर जया की आती हुई स्कूटी को देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। आज वह उसको रंगे हाथों पकड़ पाएगा। उसने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। कुछ दूरी पर जाकर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पार्किंग में उसने जया को अपनी गाड़ी घुसाते देखा। जया की नज़रों से बचने के लिए उसने थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी वहां घुसाकर पार्क की। तब तक जया वहां से जा चुकी थी। वो एक 4 मंजिला मल्टी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें छोटी बड़ी 50 दुकानें थीं, जिनमें प्रमुख रूप से 2-3 बड़ी थोक साड़ी दुकान, ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, कोचिंग संस्थान, दवाई दुकान आदि सम्मिलित थे। अब यह तो साफ हो गया था कि वो जिससे मिलने आती है वह यहीं कहीं रहता है। ऊपर जाकर अब उसको वो कहाँ खोजें, यह उसके लिए बड़ी समस्या थी। आजकल बड़ी बड़ी दुकानों में बाहर से झांक कर देखना संभव नहीं हो पाता है। वो इधर उधर घूमता फिर रहा था। हिम्मत करके वो किसी दुकान में घुसा भी था, पर उसको जया कहीं भी नहीं दिखी। हर दुकान में घुस पाना उसके लिए संभव नहीं था। तब उसने नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास बैठकर उसका इंतजार करना उचित समझा। उसकी निगाहें आती जाती लिफ्ट पर टिकी थीं। उसके लिए एक एक पल काटना भारी हो रहा था। जब उसको कुछ नहीं सूझा, तब उसने जया को फोन लगाया। पूरी घंटी बज, पर दूसरी तरफ से फोन नहीं उठाया गया। कमल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 15-20 मिनट के बाद जया को कॉल लगाया। कमल, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जया, नहा रही थी बाबा, इसलिए नहीं उठाई थी। वैसे भी इस समय तुम कभी कॉल करते हो क्या? कमल, क्यों? मुझे तुमको कॉल करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा क्या? जया, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। गलती हो गई, आगे से नहीं कहूंगी। अब बोलो क्यों लगाए थे? कमल, तुम कहाँ पर हो? जया, अजी, इंसान नहाता कहाँ पर है? घर पर ही ना। ये कैसा बेतुका सवाल पूछ रहे हो? घर पर ही हूं और पूजा करने जा रही हूं, बाद में बात करती हूं। ये कहते हुए जया ने फोन काट दिया। वो कैसी पूजा करने जा रही थी, अब ये तो कमल को भी समझ में आने लगा था। उसे लग रहा था कि जया ने उसके शराफत का गलत फायदा उठाया है। वहां दिन रात इन लोगों के लिए खट रहा था और ये मैडम यहां गुलछर्रे उड़ा रही थीं। कमल के मन में ये ख्याल भी उठने लगा कि कहीं वो मसाज पार्लर में तो सेवाएं नहीं दे रही हैं। मसाज पार्लर की ख्याति से सभी भली भांति वाकिफ हैं। 1 घंटे बाद उसने पुनः कॉल लगाया। इस बार फोन उठाने में उसने कोई देरी नहीं की। जया, क्या बात है? आज मेरी बहुत याद आ रही है क्या? बार बार फोन लगा रहे हो? कमल, वो मेरे अलमारी के नीचे फाइल रखी है, उसमें एक बिल है, उसकी फोटो खींचकर भेजो। तो कमल ने बहुत होशियारी से दांव खेला था, पर जया उससे भी ज्यादा चालाक थी। उसने जवाब दिया कि घर में हल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए वो परचून की दुकान पर लेने आई थी। थोड़ी देर में घर पहुंचकर भेज देगी। कमल को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले ही क्यों नहीं पूछा ऑफ कि वो कहाँ पर थी। यदि जया ने कहा होता कि वह घर पर ही है, फिर वो ऐसा बहाना नहीं बना पाई होती। उसके ऑफिस से बार बार कॉल आए जा रहे थे। उसे लगा था कि मामला जल्दी निपट जाएगा, इसलिए उसने ऑफिस थोड़ी देर से पहुंचने की अनुमति मांगी थी। अब तो 3-4 घंटों की पहले से ही देरी हो चुकी थी। वैसे भी कल वह ऑफिस लेट गया था और आज वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने ऑफिस फोन करके तबीयत का बहाना बनाकर पूरी छुट्टी ले ली। आखिरकार इस बार जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, तब उसमें से जया बाहर निकली। वो जैसे ही अपनी स्कूटी का लॉक खोलने के लिए झुकी कि कमल उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
कमल को सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं निकले। कमल वहां किसी भी प्रकार का तमाशा नहीं करना चाहता था, किंतु अपने आक्रोश को दबा भी नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखे जा रहे थे। लंबी खामोशी, तूफान के आने के पहले की शांति। जया बार बार नजरें चुरा रही थीं। खामोशी को तोड़ते हुए कमल ने उससे पूछा, परचून की दुकान से हल्दी खरीद ली? जया की आंखों में आंसू भर गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने झूठ पर वो कैसी प्रतिक्रिया दे। चलिए घर चलकर बात करते हैं। कमल, मैंने तुमको दिलो जान से चाहा, तुम्हारा हर अच्छे बुरे में साथ दिया, बदले में मुझे तुमसे ऐसी बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। जया, ये बातें हम घर में बैठकर भी कर सकते हैं, चलिए। कमल, नहीं, मुझे अभी यहीं पर अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। जया ने गाड़ी पुनः लॉक की और बिना कुछ बोले कमल का हाथ पकड़कर उसको लिफ्ट के अंदर ले गई। ऊपर जाकर तीसरे माले पर बने एक कोचिंग संस्थान के अंदर उसके साथ प्रवेश किया। वहां के चपरासी ने जया को देखते ही पूछा, मैडम, आपकी तो क्लासेस हो गई थीं, फिर आप कैसे वापस आई? जया, भैया, स्कूटी की चाबी शायद यही स्टाफ रूम में रह गई थी। अब सन्न रहने की बारी कमल की थी। उस पर तो जैसे वज्रपात हो गया था। हल्का हल्का उसको समझ में आने लगा था कि संभवतः जया वहां पढ़ाती थी। जया ने बताया कि लॉकडाउन के बाद कमल के वेतन में हुई कमी के चलते घर की आर्थिक तंगी बढ़ गई थी, जिसके कारण कमल भी चिढ़ा हो गया था। उसके हाथ बटाने के उद्देश्य से उसने कोचिंग में पढ़ाने का निर्णय लिया। हालांकि उसको कमल से इस बात की अनुमति ले लेनी चाहिए थी, किंतु उसे इस बात का डर था कि कमल उसके इस प्रस्ताव को अन्यथा न ले। उसके पौरुष को ये सोचकर ठेस न पर पहुंचे कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसकी पत्नी को नौकरी करने की मजबूरी पैदा हो गई है। वैसे भी उसको प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में केवल 2 घंटे की क्लासेस लेने की आवश्यकता थी। उतना समय वह पति और बेटे के चले जाने के बाद आराम से निकाल सकती थी। ये सोचकर उसने पढ़ाने के बारे में कमल को कुछ नहीं बताया। हालांकि उसने फोन पर सास ससुर से इस बारे में विस्तृत चर्चा करके उनसे अनुमति ले ली थी और उन्हें भी समझा दिया था इस विषय में कमल को कुछ न बताएं, जिससे कि उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। जया का समर्पण देखकर कमल स्तब्ध रह गया था। वो आत्मग्लानि से धरती में गड्ढे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने कैसे उसके त्याग को उसकी बेवफाई समझ लिया था, उसके मुंह से माफी के शब्द भी नहीं फूट पा रहे थे। जया ने कमल के मनोभाव को समझते हुए उसको समझाया कि कुछ गलती उसकी भी थी कि उसने इन सब बातों की जानकारी कमल को नहीं दी थी, जिसके कारण ऐसा भ्रम पैदा होना लाजमी था। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे के व्यवहार को बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया। कमल को इस बात की खुशी लगी कि उसका जया की बेवफाई पर किया जाने वाला शक बेबुनियाद निकला। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।